इन्होंने अपना सफ़र पैदल स्टार्ट किया उकाड़ा से और ये मक्का मदीना तक गए। कैसे ख्याल आया पहले तो कि मैं पैदल मक्का मदीना जाऊंगा, इस बारे में बताएं। पैदल चलने का मुझे शौक है। इससे पहले 2021 में मैंने उकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया। तो उसके बाद फिर मैंने इरादा किया कि नहीं, अब इंशाल्लाह जो है वो मैं पैदल हज करने जाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने इस पर होमवर्क शुरू किया कि किन किन ममालिक से गुजर कर जाना पड़ेगा, वीज़े कैसे मिलेंगे, ए प्लान क्या होगा, बी प्लान क्या होगा। रिश्तेदारों में बताया होगा या घर बताया होगा मैंने पैदल जाना है, तो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या था? मैं किसी को कहूँगा कि मैंने यहाँ से चाइना बॉर्डर पैदल जाना है तो वो तो मजाक ही समझेगा। तो घर वाले भी ऐसे ही समझ रहे थे। पहला बॉर्डर कौन सा आया था और कौन सा रूट आपने इख्तियार किया? ईरान था, ईरान के बाद यूएई था और यूएई के बाद सऊदी अरेबिया था। वैसे जो एक और रूट भी है वो है पाकिस्तान से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। इराक का हमें मसला ये है कि पाकिस्तानियों को सिंगल बंदे को वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है। फिर कुवैत जो है वो कई सालों से पाकिस्तानियों को वीज़ा देता नहीं है। अच्छा, इन 6 माह 13 दिनों में काफ़ी मौसम भी आए होंगे, जब सफ़र कर रहे थे बारिश भी होगी, तूफ़ान भी होगा, तो कैसे फेस किया आपने? अपने पास क्या क्या सामान रखा था? कोई मेडिसिन्स वगैरह भी रखी थी, कैंप भी रखा था, और किस तरह से वो सारा सामान लेके चल रहे थे? इस सफ़र के दौरान में किस तरह के लोग मिले? कभी कोई मुश्किल का सामना भी करना पड़ा? लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैक्सिमम लोग बड़े अच्छे मिले हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। जब रात को अकेले होते थे तो कैंप वगैरह लगाते थे, तो डर नहीं लगता था मैं अकेला हूँ यहाँ पे और खाली रोड होगा, ज़ाहिर सी बात है इस तरह? अच्छा, इस सफ़र की कोई यादगार चीज़ आपको याद हो कि ये वाक़या हुआ था? बलूचिस्तान के अंदर मेरा छोटा बैग गिर गया था जिसके अंदर मेरा सारा ज़रूरी सामान था। मेरा पासपोर्ट, ईरान का वीज़ा, एटीएम कार्ड्स, सीएनआईसी, हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, मेरे साथ उस्मान अरशद मौजूद हैं। इन्होंने अपना सफ़र पैदल स्टार्ट किया उकाड़ा से और ये मक्का मदीना तक गए। इन्होंने रास्ते में क्या क्या चीज़ें फ़ेस की, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, मुझे बताइएगा कि कैसे ख्याल आया पहले तो कि मैं पैदल मक्का मदीना जाऊँगा, इस बारे में बताएं। अगर सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो कभी-कभी मैं ज़िंदगी में सोचता था कि शायद मैं मक्का या मदीना शायद कभी ना जा सकूँ। यानी कि इंसान बहुत सारी अपनी चीज़ों को देखकर ये सोच रहा होता है। तो बाकी तमाम मुसलमानों की तरह मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी मक्का मदीना जाने की। पैदल चलने का मुझे शौक है। इससे पहले 2021 में मैंने उकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया। वो सफ़र जब किया तो उसके बाद फिर मैंने इरादा किया कि नहीं, अब इंशाल्लाह जो है वो मैं पैदल हज करने जाऊँगा। तो लेकिन जब ये मैंने इरादा किया तो उस वक़्त बहुत सारी मुश्किलात मेरे भी ज़हन में थी, क्योंकि पहला सफ़र तो पाकिस्तान के अंदर था। जो भी हो, जब आप अपने मुल्क के अंदर होते हैं, किसी भी कोने में हो, तो आपको ये होता है कि अपना मुल्क है। ज़ुबान लोगों की समझ आ रही होती है, बाकी भी तमाम चीज़ें। लेकिन मैंने इरादा किया, उसके बाद फिर मैंने इस पे होमवर्क शुरू किया कि किन-किन ममालिक से गुज़र कर जाना पड़ेगा, वीज़े कैसे मिलेंगे, ए प्लान क्या होगा, बी प्लान क्या होगा। उसके लिए मैंने इस्लामाबाद के काफ़ी चक्कर लगाए, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के काफ़ी चक्कर लगाए। ये देखा कि खर्चा कितना आएगा, सारी कैलकुलेशन जहाँ जो-जो मैं कर सकता था। इवन के बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात भी की। 8-9 महीने इस पे मैंने होमवर्क किया और 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपना सफ़र शुरू किया और 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकर्रमा पहुँचा। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपने मतलब रिश्तेदारों में बताया होगा या घर बताया होगा मैंने पैदल जाना है, तो क्या उनका रिस्पॉन्स क्या था? किसी ने ये कहा कि इतना पैदल कैसे सफ़र करोगे, इतना सफ़र है? इसमें ये था कि एक पहले सफ़र चूँकि मैं कर चुका था, तो वो जब पहली मर्तबा जब मैंने अपने घरवालों को बताया, तो हमारे यहाँ अमूमन होता ये है कि जब हम सच कह रहे होते हैं, तो वो झूठ समझ रहे होते हैं। अब मैं किसी को कहूँगा कि मैंने यहाँ से चाइना बॉर्डर पैदल जाना है, तो वो तो मज़ाक ही समझेगा। तो घरवाले भी ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये पक्का है, तो ये पहले सफ़र की बात कर रहा हूँ, तो तब उन्होंने भी सपोर्ट किया। घरवाले हमेशा से सपोर्टिव हैं। तो इसमें मेरे अब्बूजी ने पहले मुझे कहा कि जहाज़ पे चले जाओ, कई ममालिक क्रॉस करके जाने हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कुछ नहीं होता। तो चूँकि वो सपोर्ट करते हैं हमेशा से, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। रिश्तेदारों में मेरे ताया अब्बू को थोड़ा-सा था, सिर्फ़ इसलिए कि सफ़र बड़ा लंबा है, तो शुरू-शुरू में उन्हें थोड़ा-सा गुस्सा था। लेकिन बाद में अल्लाह का शुक्र है, वो फिर देखते कि गए कि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जैसे-जैसे अल्लाह पाक अपना करम कर रहा है, लोग मोहब्बत दे रहे हैं, और तो उनका भी गुस्सा जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान से जब पहला बॉर्डर कौन-सा आया था और कौन-सा रूट आपने इख्तियार किया था? पाकिस्तान से जो पहला बॉर्डर है वो ईरान था, ईरान के बाद यूएई था और यूएई के बाद सऊदी अरेबिया था। वैसे जो एक और रूट भी है वो है पाकिस्तान से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। इराक का हमें मसला ये है कि पाकिस्तानियों को सिंगल बंदे को वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है। ग्रुप की शक्ल में वीज़ा मिलता है और वो भी ज़ियारात के लिए वीज़ा मिलता है, वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। फिर कुवैत जो है वो कई सालों से पाकिस्तानियों को वीज़ा देता नहीं है। तो पहला रूट मेरा यही था, इसमें मैंने बड़ा होमवर्क किया। लेकिन जब यहाँ पे भी मैंने इराक के वीज़े
की कोशिश की। उससे पहले ईरान का वीज़ा मैंने कोयटा से ले लिया। उसके बाद इराक की कोशिश मैंने यहाँ से भी की, नहीं मिला। फिर ईरान के अंदर जितनी कोशिश जाके कर सकता था की, लेकिन जब पता चला कि अब नहीं मिल सकता, उसके बाद फिर रूट को तब्दील किया। फिर ईरान से यूएई और यूएई से फिर मैं सऊदी अरेबिया दाखिल हुआ। अच्छा, इन 6 माह 13 दिनों में काफ़ी मौसम भी आए होंगे, जब सफ़र कर रहे थे बारिश भी होगी, तूफ़ान भी होगा, तो कैसे फ़ेस किया? ये सफ़र गर्मी से गर्मी तक का है। मैंने जब शुरू किया था गर्मी थी, उसके बाद कोयटा से बलूचिस्तान से सर्दी शुरू हुई। ईरान के अंदर सख्त सर्दी, सर्दी के साथ तेज़ हवाएँ चल रही हैं, और तेज़ हवाओं में सख्त सर्दी के अंदर जो है वो कैंप के अंदर भी रात जो है वो गुज़ारनी पड़ी। तो लेकिन ये है कि जब यानी कि आंधी चल रही है तो अगर तो आप रुकने की ऑप्शन है, रुकने से मुराद है कि अगर कोई दीवार या कुछ है जिसके आप साइड पे रुक सकते हैं तो रुक गए। अगर कुछ नहीं है तो फिर अल्लाह का नाम लेके चल रहे हैं। इसी तरह बारिश का सिलसिला है। जैसे ईरान में दाखिल हुए तो अभी हम इमिग्रेशन पर ही थे, तो ईरानियों ने कहा कि अब तो जो है वो बारिश का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। तो पाकिस्तान में तो बारिश नहीं मिली, तो वही बात हुई कि ईरान में फिर बारिश भी मिली। तो बारिश में भी ये होता था कि अगर हल्की बारिश है तो चल रहे हैं, अगर तेज़ बारिश है तो कुछ है रुकने के लिए तो रुके हैं, अगर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह का नाम लेके चल रहे हैं और इसी तरह चलते रहे हैं फिर। अच्छा, अब आपने अपने पास क्या-क्या सामान रखा था? कोई मेडिसिन्स वग़ैरह भी रखी थी, कैंप भी रखा था, और किस तरह से वो सारा सामान लेके चल रहे थे? वो शोल्डर बैग था, उसमें तकरीबन 23-24 केजी जो है वो सामान था। ज़रूरी मेडिसिन तमाम तर थी, कुछ कपड़े थे, एक्स्ट्रा शूज़ थे, एक अम्ब्रेला थी, और कुछ खजूरें थीं। मतलब अगर कुछ नहीं होता तो खजूर आप खा सकते हैं, और पानी साथ होता था। तो पावर बैंक, चार्जर्स, इस तरह की चीज़ें, और रेन कोट, मतलब जो कुछ चीज़ें रास्ते में ज़रूरी थी वो तमाम चीज़ें मेरे पास थी। अच्छा, मुझे बताएँ कि इस सफ़र के दौरान में किस तरह के लोग मिले? कभी कोई मुश्किल का सामना भी करना पड़ा? लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैक्सिमम लोग बड़े अच्छे मिले हैं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। वो जितना प्यार कर सकते हैं तो उन्होंने किया है। मुश्किलात लोगों के हवाले से तो मुझे कोई नहीं आई, बस यही कि गर्मी थी, फिर सर्दी थी, और रास्ते में आबादी कम आना, और फिर कई जगहों पे कुछ रहने के लिए ना मिलना, और फिर कैंप में जो है रात गुज़ारना पड़ती थी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम रहा है। सफ़र का आगाज़ सुबह स्टार्ट करते थे और मतलब शाम तक किया जाता है या सफ़र, या रात तक फिर रुकते थे आप कहाँ पे? ये इस बारे में बताएँ। ये डिपेंड करता था, कोशिश होती थी कि नमाज़ के बाद सफ़र शुरू कर दें, लेकिन जैसे सर्दी शुरू हुई तो फिर नमाज़ के बाद आप सफ़र शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह-सुबह इतनी सर्दी है। चाहे पैदल चलना है, पैदल चलते हुए भी सर्दी अच्छी भली आपको महसूस होती है। तो वो भी थोड़ा-सा होता था कि सूरज निकल आए। और शाम का ये होता था कि अब जैसे कि पाकिस्तान में रात में जो है वो रोड्स पे लाइट्स नहीं हैं, तो फिर सफ़र मुश्किल होता था। कोशिश होती थी कि मगरिब तक सफ़र जो है मुकम्मल हो जाए। यूएई के अंदर रोड्स पर लाइट्स मौजूद हैं, तो वहाँ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक रात को भी सफ़र किया है। सऊदी अरेबिया में दाखिल होने के बाद फिर जो है रोड्स पे लाइट्स नहीं थी, तो फिर कोशिश होती थी मगरिब तक सफ़र जो है मुकम्मल कर लें। मुकम्मल कर लें। अच्छा, जब रात को अकेले होते थे तो कैंप वगैरह लगाते थे, तो डर नहीं लगता था मैं अकेला हूँ यहाँ पे और खाली रोड होगा, ज़ाहिर-सी बात है इस तरह? नहीं, डर देखें, जिस भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं तो फिर वो आप पर जो है हावी हो जाती है। अगर हम सर्दी की बात करें तो जैसे ही हम सर्दी को ज़्यादा महसूस करते हैं हमें ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर हम और दूसरी बात ये है कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो उससे बेहतर ये है कि बजाय आप डरने के तो आपको थोड़ा-सा जो है वो ज़रा बहादुर बन के ये तमाम चीज़ें जो है उनको फ़ेस करना पड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेंट के अंदर भी रातें गुज़ारी हैं, और टेंट के अंदर भी बड़े सुकून से सोते रहे हैं। कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, इस सफ़र की कोई यादगार चीज़ आपको याद हो कि ये वाक़या हुआ था? बलूचिस्तान के अंदर मेरा छोटा बैग गिर गया था, जिसके अंदर मेरा सारा ज़रूरी सामान था, मेरा पासपोर्ट, ईरान का वीज़ा, एटीएम कार्ड्स, सीएनआईसी, हर चीज़। वो बड़ा डिस्टर्बिंग मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन बस कई लोग मुझे कहते थे, कमेंट्स भी आते रहते कि रब की ज़ात के रास्ते में जब निकलते हैं तो मुश्किलात भी रास्ते में आती हैं। हुँ। और मेरे अब्बूजी ने भी मुझे समझाया कि कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, तकरीबन 9 दिन के बाद मुझे मेरा सारा सामान मिल गया। और भी ब बहुत सारे वाक़यात रास्ते में हैं, लोगों का प्यार करना। मैं अगर कहूँ कि रब के करिश्मे जो है वो मैं रास्ते में देखता रहा हूँ, तो ये गलत नहीं होगा। हुँ। एक्चुअल में अब हो सकता है कि जब ये लोग सुनें, तो उनको शायद लोग उस तरह से फ़ील नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने फ़ील किया है, मैं वहाँ पर मौजूद था, तो रब आपके लिए कैसे-कैसे आसानियाँ पैदा कर रहा होता है। अल्लाह पर यकीन तो आपको पहले भी होता है, लेकिन जब इस तरह का कोई मामला आपके साथ होता है, और फिर जब एक चीज़ आपके सामने मुअजिज़ा के तौर पर होती है, फिर आपको पता चलता है कि नहीं, रब ने जो कहा हुआ है कि वो वाक़ई शायरक के करीब है, तो वाक़ई करीब है।
कोई ऐसी चीज़ बताएँ जो आप बताना चाह रहे हैं, खुल के हमारे नाज़रीन को भी बताएँ कि क्या ऐसी चीज़ देखी कि आपका ईमान और पक्का हो गया? ईरान के अंदर जो है वो एक दिन कैंप लगाना था और मौसम चेक किया तो बारिश भी थी। जाकर कैंप लगाया तो अभी कैंप लगाने से पहले नमाज़ पढ़नी थी तो वहाँ से एक बंदा गुज़रा, उससे पहले दोनों तरफ वीराना है और बंदा गुज़रा उसने पूछा क्या करना है? तो उसे बताया नमाज़ पढ़नी है, ठीक है नमाज़ पढ़ी उसके बाद जब वो दोबारा आया तो कैंप जो है वो मैं लगा चुका था। तो तो उसने पूछा कि क्या यहाँ पे बताया जिस तरह सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे रात गुज़ारनी है। वैसे वो अफ़गानी था लेकिन वहाँ पे काम वग़ैरह करता था। तो उसने बताया कि रोड के सामने जो है ये मेरा यानी कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरा कमरा बना हुआ है। और इवन कि वो उसके दिखाने से पहले वो कमरा नज़र भी नहीं आया था या उधर नज़र नहीं गई। हमारे लिए जो है वो दोनों तरफ चारों तरफ वीराना ही था। तो वहाँ से कैंप बंद किया, वो लेकर गया, वहाँ जाकर उसने आग जलाकर दी और बिस्तरे का बंदोबस्त किया। तो कहाँ इतनी सर्दी में और अगले दिन इतनी तेज़ जो है वहाँ पे बारिश भी हुई। तो कहाँ इतनी सर्दी में रात गुज़ारनी थी, कहाँ रब ने पता नहीं कहाँ से बंदा भेजा, वो उठाकर लेकर गया और जाकर उसने आग जलाकर दी, इतनी सर्दी में खाने का बंदोबस्त, हर चीज़ का बंदोबस्त किया। तो ये जो है किसी मुआजिज़े से कम नहीं है। मतलब इससे पहले आपने देखा था तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दूर-दूर मुझे तक नज़र आ मतलब रहा कि था? उस तरफ दूसरी तरफ कमरे की तरफ जो है वो नज़र नहीं गई। मैंने तो वो कमरा नहीं देखा था, बाद में जब उस बंदे ने आके दिखाया, उसने इशारा किया कि वो सामने यानी उसका कमरा है, तो उस वक़्त ही पता चला कि अच्छा उस तरफ भी कमरा है कोई। अच्छा मुझे बताएँ जब पहुँच गए आप वहाँ पे, तो अल्लाह के घर के ऊपर जब पहली नज़र पड़ी, तो क्या जज़्बात थे? बस वो जज़्बात बताना तो मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ लोग जब पहुँचते हैं, पहली नज़र पड़ती है, रोना भी शुरू कर देते हैं। मुझे फ़र्स्ट टाइम तो रोना नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि अल्लाह ने अपना इतना करम किया, इतने लंबे सफ़र करने के बाद जो है वो मैं पहुँच गया और मैंने रब का जितना भी शुक्र अदा कर सकता था, मैंने शुक्र अदा किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मतलब कितना खर्चा आया पैदल जाते हुए? टोटल इस बारे में बताएँ। ये 20 लाख खर्चा आया, इसके अंदर पौने 12 लाख तकरीबन हज की फ़ीस शामिल है और बाकी तमाम रास्ते में खाना-पीना और जिन ममालिक के वीज़े लिए वो खर्चा है। तकरीबन 20 लाख ओवरऑल जो है वो खर्चा है। जो लोग पैदल सफ़र करना चाहते हैं, जिनको शौक है आपको देख के, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखें इसमें आपको एक तो ये देखना है कि आप पैदल चल सकते हैं, अगर चल सकते हैं तो ठीक है। उससे भी बड़ी बात आजकल चूँकि हर इंसान को पैसे का मसला है, तो आपको देखना है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। क्योंकि हज की फ़ीस दिए बगैर आप हज अदा नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 20 लाख रुपए खर्चा आया, तो कम से कम भी अगर आप 20 लाख नहीं लेकर जाते, 15 लाख रुपए तो आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, आप चल सकते हैं, रास्ते में आप गर्मी, सर्दी, आंधी, बारिश, तूफ़ान और कैंप के अंदर रात गुज़ारना, भूख, प्यास हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए। जी नाज़रीन, उस्मान अरशद हमारे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि किस तरह से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह ये वहाँ पे पहुँचे, क्या-क्या मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा इनको रास्ते में। तमाम तर आपने बातें इनकी सुनी। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।